Hello guys, welcome to Notesman. Today we will covering naive Bayes algorithm. So here we go. In this video we will covering introduction part. First I will introduce कि आपकी जो naive Bayes algorithm है वो है क्या actually. Then हम उसको एक example की मदद से so that आपको जो उसका working है वो easily clear हो जाए कि हम क्या steps लेते हैं और कैसे हम लोग computation perform कर रहे हैं. And after that we will cover the advantages and the disadvantages of the naive Bayes algorithm. तो क्लासिफिकेशन टेक्निक बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। तो आपकी जो इसमें क्लासिफिकेशन टेक्निक है जो हम इसमें कंप्यूटेशन परफॉर्म आपकी कर रहे हैं जो हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें हम बेस थ्योरम का यूज करते हैं। आपकी जो बेस थ्योरम थी आप लोगों ने अगर मैथ्स में पढ़ा होगा तो वो है अगर हम लोग उसमें प्रोबेबिलिटी देखते थे अगर ए इवेंट है ए इवेंट मेरा क्या है हो ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर जो मेरा बी इवेंट है वो हो चुका है। इसको बोलते हैं ए गिवन बी मींस आपका जो बी इवेंट है वो एक्चुअली ऑकर हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इसका फॉर्मूला होता था बेस थ्योरम का। सो ये आपका है वो प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर है। प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर मतलब कि ये आपका प्रोबेबिलिटी पे वर्क कर रहा है कि ये क्या कर रहा है आपका प्रिडिक्शन करता है। ये आपका प्रिडिक्शन कर रहा है ऑन द बेस प्रिडिक्ट कर रहा है किसके बेसिस पे प्रिडिक्शन कर रहा है ऑन बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही ये प्रिडिक्शन कर रहा है इसलिए इसका नाम है प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफायर। आपका जो नाइव बेस एल्गोरिथम है वो हम लोग क्लासिफिकेशन पर्पस से यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्पैम फिल्टरिंग में कर रहे हो कि इंपॉर्टेंट है या फिर स्पैम है। सेंटिमेंटल एनालिसिस में कर रहे हो। सेंटिमेंटल एनालिसिस जो लाइक आप करते हो कि ये अगर आप रिव्यूज देखोगे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं प्ले स्टोर पे अगर आप देखो अगर आप प्ले स्टोर पे देखते हो तो कुछ रिव्यूज आते हैं जो हैप्पी रिव्यूज होंगे कुछ सैड होंगे कुछ एंग्री टाइप होंगे। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट आपके सेंटीमेंट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं ये जो आपके जितने भी इमोशंस होते हैं इनको हम बोलते हैं सेंटीमेंट्स। तो इनका एनालिसिस करना कि एक्चुअली रिव्यू किस टाइप का है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो टाइप अगेन एंड योर टाइप इज क्लासिफिकेशन। एक्चुअली आप क्लासेस के बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो। क्लासेस के बेस पे अगर आप क्लासिफाई कर रहे हो देन इज योर क्लासिफिकेशन। देन क्लासिफाइंग आर्टिकल्स आप आर्टिकल्स को क्लासिफाई कर रहे हो कि आर्टिकल्स किस कैटेगरी में है लाइक डिजाइनिंग कैटेगरी में है टेक्नोलॉजी कैटेगरी में है तो किस कैटेगरी में है। तो आप क्या कर रहे हो आर्टिकल्स की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उनको क्लासिफाई कर रहे हो। दैट्स हाउ योर नाइव बेस एल्गोरिथम वर्क ये प्रेडिक्शंस निकालता है। नाउ वी विल टेक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डेटा है 10 पर्सन्स का और इसमें मुझे बता रखा है कि उस बंदे को कोविड है या नहीं है। फिर उसको हमने देखा कि उसको फ्लू है या नहीं है एंड बेसिस ऑफ दैट कि उसको फ्लू और कोविड है उसके बेसिस पे हमने पता लगा कि उसको फीवर है या नहीं। तो ये मेरा एक गिवन डाटा है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें क्वेश्चन दिया है कि पर्सन को फ्लू और कोविड दोनों है फ्लू एंड कोविड दोनों है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको फीवर भी होगा। तो ये क्या हो गया आपका फ्लू एंड कोविड ये आपका क्या है कि बी गिवन है यानी आपको हो चुका है और ए आपको फाइंड करना है तो क्या उसको फीवर होगा। तो आपका क्या हो गया ये आपका बी हो गया और ये आपका फीवर ए हो गया कि आपको गिवन है कि उसको फ्लू और कोविड तो है ही। आप पता लगाओ कि फीवर यानी ए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले अगर आप इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अगर आप देखोगे फॉर्मूला है आपका बेस थ्योरम का तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फीवर। हमें पूछा था फीवर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है गिवन उसको फ्लू और कोविड दोनों है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फॉर्मूला ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ठीक है। और अगर इसको आप बेस थ्योरम हम लोग कन्वर्ट करते हैं जब हम बेस थ्योरम वाला सॉल्व करते हैं तो आपका बेस थ्योरम कैसे हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B is equals to probability of B given A into में probability of A upon में probability of B। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये आपकी कंडीशनल है। इसके बेसिस पे बेस थ्योरम लोग एक्चुअली निकालते हैं और वो निकालते कैसे हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B कर लिया। अब अगर मैं सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A निकालूं तो वो क्या होगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए लिखती हूँ तो वो भी उसका मतलब और इसका मतलब दोनों का सेम ही है, तो मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकती हूँ। और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को एक साइड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ये हो जाएगा। आप जब इन दोनों को इक्वल करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, बेयस थ्योरम निकल कर आ जाएगा। दैट्स हमारी बेयस थ्योरम निकली थी एक्चुअली, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये मेरा फीवर ए है और मैंने कहा था फ्लू और कोविड गिवन है कि उसको फ्लू और कोविड दोनों है, तो ये क्या हो गई हमारी वैल्यू, बी की हो गई। तो अब हम इसका फॉर्मूला करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का, तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ठीक है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ बी आपका फ्लू था बी और ये था ए, ये कैसे आया आपका, ये रहा फॉर्मूला, मैंने बेस थ्योरम का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये अब आपका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं बताती हूँ वो कैसे। हमने देखा था उसको फीवर है, तो फीवर है, फीवर उसको है, मतलब सॉरी फीवर हमें फाइंड आउट करना है कि उसको फीवर है या नहीं है, वो हमारे डिफरेंट केस है। हमें बोला कि उसको कोविड है और फ्लू है, तो उसको फीवर यस होगा या नो, तो ये तो आपका एक आंसर ही आपका ए है, लेकिन ए के साथ आपका बी भी है, मतलब यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो 2 वैल्यूज, एक बी1 और एक बी2, तो एक ए आपका एक बार बी1 के साथ निकाल लेगा और एक बार आपका बी2 के साथ निकालेगा। तो एक बार आपका ए जो आपका फीवर है वो एक बार फ्लू के साथ होगा, और आपका जो एक ए वो बी2, ये आपका फ्लू बी1 और ये आपका बी2, तो एक बार ये सेम आपका ये फॉर्मूला जो है एक बार कोविड के लिए लगेगा और एक बार फ्लू के लिए लगेगा। फिर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका बेस थ्योरम था, तो ए की आपकी वैल्यू क्या है, फीवर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर डिवाइडेड बाय आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब अगेन बी की 2 वैल्यू है बी1 एंड बी2, ठीक है, तो एक बार बी1 लिख दिया और एक बार बी2 लिख दिया। दैट आपका ये आपका फॉर्मूला तरीका है। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, आपको रटने की जरूरत है, आप समझो कि फॉर्मूला एक्चुअली इवॉल्व कैसे हुआ है। आपको फॉर्मूला समझ आ गया कि कैसे इवॉल्व हुआ है। नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन, वेट अ मिनट, ठीक है। तो अभी आपको फॉर्मूला समझ आ गया है। अब हम देखेंगे कि जब फीवर की आपकी वैल्यू क्या है, जब आपकी फीवर की वैल्यू यस हो गई, तो यहाँ पे आपका फीवर क्या हो गया, यस हो गया है। तो अब फीवर की जगह जहां जहां आपका फीवर है वहां आप यस कर दो, फीवर यस, फ्लू गिवन फीवर यस, कोविड गिवन फीवर यस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर यस। सेम अगर आपकी फीवर की वैल्यू मान लो नो है, आपको उस बंदे को फीवर नहीं है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ये हर जगह फीवर की जगह नो पुट कर दो और आपका ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। अब हम इन फॉर्मूले की हेल्प से, यानी कि आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता है कि आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, बेस्ड ऑन दैट आप क्या फाइंड आउट कर, आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आपकी बेस थ्योरम इवॉल्व हुई है, तो वहां से आप बेस थ्योरम समझ जाओगे, और आपको एक बार बेस थ्योरम समझ आ गई, देन आपको नाइव बेस इजीली समझ आ जाएगा। इसका नाइव बेस नाम ही क्यों है, क्योंकि बेस थ्योरम पर बेस्ड है। क्लियर है इतनी बात। नाउ आपका नेक्स्ट क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको इसमें निकालना है कि आपकी जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। प्रायर प्रोबेबिलिटी यानी आपकी फीवर की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईयर, आपकी जो ए थी, हमने ए लिया था, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो हमने देखा फीवर की, जब हमने यस लिया और एक बार हमने फीवर नो लिया है, ठीक है। तो जब मैंने फीवर यस लिया तो मेरी 7/10 आई। अब मुझे आपको दिखाना कि कैसे, लेट मी शो यू हाउ कि हमारी फीवर की वैल्यू 7/10 कैसे है। मैंने ये 10% देखे, अब मुझे देखना है कि इसमें फीवर कितनी जगह यस है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो कितनी जगह यस है फीवर, 7 जगह, आउट ऑफ कितना 10, तो ये हो गया 7/10। नाउ फीवर नो कितनी जगह है, 1 2 एंड 3, तो किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, फीवर ऑफ नो 3/10। अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी, मैंने वो फॉर्मूला समझा दिया। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, ये आपकी टेबल थी गिवन, ये आपका डेटा था। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फीवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है कि आपका कोविड है, ए गिवन बी है, ठीक है, ए गिवन बी, अगेन आप वही कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपकी कोविड वाली यहाँ पे आपका फीवर नो है, तो आप यहाँ पे कोविड की वैल्यू कंसिडर नहीं करोगे।
यहाँ पे फीवर नो है तो आप यहाँ पे वैल्यू कंसिडर नहीं करोगे, और यहाँ पे वैल्यू नो है तो आप यहाँ पे वैल्यू कंसिडर नहीं करोगे, आप सिर्फ ये वाली और ये वैल्यू कंसिडर करोगे। तो आप ये गिवन है। अब आपने देख लिया कि फीवर यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे कहाँ पे आपका कोविड यस हुआ है, 1 2 3 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/7। अब हमने देख लिया आपकी वैल्यू नो कितनी जगह पे है। तो अब आपको जो टेबल कंसिडर करनी है वो ये वाली कंसिडर, ये वाली और ये वाली, आपको 3 जगह की टेबल कंसिडर कर 3 रोज कंसिडर करनी है सिर्फ, क्योंकि ये वाली आपकी वैल्यू गिवन है, ये आपकी गिवन वैल्यू, ये आपकी बी है, ये आपका गिवन वैल्यू है। ठीक है, तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, कोविड और फ्लू की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे आप ए गिवन भी फाइंड कर रहे हो, क्लियर है। अब एक बार आपका ए ये है, एक बार आपका ए ये। नाउ अब मैंने देखा कि कितनी जगह यहाँ पे ऐसे इन 3 रोज में मेरा कोविड का यस था आपका, ये वाला एक आपका केस मिल गया, सॉरी आपके नो के केसेस में आपका कोविड ये यस मिल गया, एक ये और ये, तो आपके कितने हो गए, ये 2 आपके यस मिल गए, क्लियर है। एक दिस वन, ये सॉरी ये वाली रो है नो वाली केस, तो आपकी ये मिल गई और ये मिल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो, कोविड की आपकी वैल्यू नो वाली फीवर कौन सी होगी, यहाँ पे फीवर की वैल्यू नो है तो यहाँ पे कोविड की वैल्यू नो है। इस वाले में नो है बट यहाँ पे यस है तो ये वाली कंसिडर नहीं होगी, यहाँ नो है यहाँ भी नो है तो ये दूसरी कंसिडर होगी। तो आपकी कितनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर की भी नो हो और कोविड एंड फीवर जहाँ पे दोनों नो हो, तो आपका क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में इंटरसेक्शन आपने फाइंड आउट कर लिया, तो ये दोनों जगह नो है, तो प्रोबेबिलिटी 2 आउट ऑफ 3। देन आपने देखा फ्लू कितनी जगह, तो आपको कौन सी टेबल कंसीडर करनी है, यस वाले में, ये और ये। तो अब देखने कितनी जगह यस है, फ्लू में यस है नहीं, ये वाली यस है 1, फिर 2, कॉमन कहाँ है, यहाँ पे कहीं कॉमन नहीं, और ये 3, सिर्फ 3 जगह कॉमन है इनमें, तो 3 जगह कॉमन आउट ऑफ 7 प्लेसेस, तो 3/7 हो गया। नेक्स्ट कितनी जगह नो है, 3 जगह नो है, वो तो हमें पता है। अब कितनी जगह फ्लू में भी नो है, तो एक ये वाली जगह फ्लू में नो है, एक ये वाली जगह नो है, इस वाले में यस है तो इस वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये हो गया आपका 2/3। तो आपने क्या करा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली है, क्लियर है। नाउ द लास्ट स्टेप इज कि आपको पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपको फीवर होगा या नहीं होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फीवर इज इक्वल्स टू यस, आपने माना है कि अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ अगर प्रोबेबिलिटी उसको फीवर है तो फीवर होने की प्रोबेबिलिटी उसको कितनी है, इसका फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लू गिवन फ्लू और फीवर यस, मतलब उसको फीवर सॉरी है तो फ्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसको फीवर है और फ्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इस समय, 3/7। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3/7। नाउ मैं देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन की फीवर उसको है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड कितनी हुई, फीवर उसको है, कोविड की प्रोबेबिलिटी 4/7, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी 4/7। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फीवर, उसको फीवर है ही, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हमने फाइंड आउट करी थी यहाँ पे, इसको फीवर है, दैट्स 7/10। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, व्हेन यू विल सॉल्व, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ऑलमोस्ट जो नियरली आंसर आएगा वो 0.17 आएगा, आप उसको परफॉर्म करके दे सकते हो। फॉर शॉर्ट मैंने ऑलरेडी कंप्यूटेशन परफॉर्म कर दी है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो, कि उसको फीवर नहीं होने के चांस कितने हैं, जब आपको फ्लू और कोविड दोनों हो लेकिन उस केस में आपकी फीवर ना होने के चांस कितने हैं, तो आपका अगेन ये फॉर्मूला आपको गिवन है कि उसको फीवर नहीं है पर उसको फ्लू है, इसके चांस कितने हैं, उसको फीवर नहीं है और उसको फ्लू, तो कितना है 2/3। देन प्रोबेबिलिटी कि उसको फीवर नहीं है पर कोविड होने के चांस पे कितने हैं, अगर उसको फीवर नहीं है तो कोविड होने के चांस कितने हैं 2/3, अगेन 2/3। देन आपका आता है कि फीवर ना होने के चांस कितने हैं 3/10, सो 3/10। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो ये नियरली आपका आ जाएगा 0.13। तो अब मेरे पास आ गया कि उसको गिवन है कि उस बंदे को फ्लू और कोविड है, गिवन पर्सन हैज फ्लू एंड कोविड, तो प्रोबेबिलिटी फीवर आने की कितनी हुई, फ्लू और कोविड है तो फीवर होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.17, ये फीवर इज इक्वल टू यस की प्रोबेबिलिटी हो गई। एंड कि हमारे पास गिवन है फीवर इज इक्वल टू नो की प्रोबेबिलिटी, गिवन उसको फ्लू और कोविड है तो फीवर ना होने की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 0.13। अब आप इन दोनों में कंपैरिजन करो कौन सा बड़ा है, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, तो क्या हुआ हमारा रिजल्ट निकल कर आया
कि उस बंदे को अगर कोविड और फ्लू दोनों है तो उस बंदे को फीवर भी होगा ही होगा। ये आपकी प्रोबेबिलिटी से हमने क्लासिफाई कर दिया है कि उसने हमने क्लासिफाई करने पूछा कि मैंने आपको डिटेल दे दी है बंदे की, अब आप क्लासिफाई करो कि उसको फीवर है, उसको फीवर है, यस या नो। आपका क्लासिफिकेशन क्या करता है, एक कैटेगरी में डालता है तो आपको यस कैटेगरी में डालना है या नो कैटेगरी में डालना है। आप जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आपका क्या आंसर आया, यस कैटेगरी, तो आप उसको किस कैटेगरी में डाल दोगे, यस कैटेगरी में। दैट्स हाउ योर नाइव बेस्ड एल्गोरिथम वर्क। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द नाइव बेस्ड एल्गोरिथम, कि ये फास्ट और इजी है। इजी, आप बहुत जल्दी प्रोबेबिलिटी आपने लगाया और आपका आंसर निकल कर आ गया। देन इसकी लो कंप्यूटेशन कॉस्ट है। लो कंप्यूटेशन कॉस्ट कैसे है, अगर आप मतलब लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने जो उसमें KNN कराया था आपको, तो मैंने कहा था कि इसमें कंप्यूटेशनल कॉस्ट हाई है। कंप्यूटेशनल कॉस्ट हाई क्यों है, क्योंकि आपको सबके साथ कंपैरिजन करना पड़ रहा था उसका। हम लोग डिस्टेंस मैट्रिक कैलकुलेट कर रहे थे, तो डिस्टेंस मैट्रिक आपको ईच के साथ कैलकुलेट करना पड़ रहा था, हर एक के साथ हम लोग उसका डिस्टेंस मैट्रिक निकाल रहे थे। तो अगर ये पॉइंट है तो आपका ये तो एक बार इसके पास, एक बार आप इसके पास जाओगे, फिर इसके पास जाओगे, फिर इसके पास जाओगे, फिर इसके पास, आप एक तरह से सबके पास जाके पहले डिस्टेंस मैट्रिक निकालोगे। इफ यू नो द बैक ट्रैकिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल वाला मेथड करते हैं। तो वो क्या होता है, वो ज्यादा कंप्यूट करता है, उसमें कंप्यूटेशन कॉस्ट हाई हो जाती है। लाइकवाइज आपका KNN में भी है कि आपको सबके साथ डिस्टेंस मैट्रिक निकालना पड़ रहा था, इसलिए आपका कंप्यूटेशन हाई है। बट कंपेरेटिवली अगर आप नाइव बेस्ड लेते हो तो उसमें क्या है कि आपका कंप्यूटेशनल कॉस्ट लो हो जाता है, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है और प्रोबेबिलिटी आपकी जो है कॉस्ट काफी कम कर देती है, क्योंकि आपको सबके साथ चेक नहीं करना पड़ रहा है। क्लियर है। नाउ एफिशिएंटली वर्क ऑन लार्ज डाटा सेट। इस लार्ज डाटा सेट के साथ भी एफिशिएंटली वर्क कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें तो आपको अगर हम छोटा सा एग्जांपल भी ले रहे थे तो सबके साथ कंपैरिजन करना पड़ रहा था, तो हमारा कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा हाई हो रहा था और लार्ज डाटा को मैनेज करना भी केस में मुश्किल था। बट यहाँ पे कंप्यूटेशन कॉस्ट कम है, आपकी प्रोबेबिलिटी लगा रही है, तो आप एफिशिएंटली बहुत एक बड़े डाटा के साथ भी आप इजीली वर्क कर सकते हो। नॉट मोस्ट पॉपुलर फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए ज्यादा प्रेफर्ड होता है। जो आपका नाइव बेस्ड एल्गोरिथम है उसको हम क्लासिफिकेशन के लिए प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपका जो हम प्रिडिक्ट करते हैं वो आपका जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 to 1 के बीच में लाई करती है। तो इधर हम उसको 0 के पास या 1 के पास, तो आपका एक आंसर देता है। दैट्स वाई हम इसको उसमें आपके इसमें क्लासिफिकेशन पर्पस से ज्यादा कंसिडर करते हैं रादर देन योर रिग्रेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, व्हाट लेट्स कवर डिसएडवांटेजेस टू। तो ये क्या है आपके, इसके डिसएडवांटेजेस है कि इट कैन नॉट लर्न रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स। ये आपका रिलेशनशिप लर्न नहीं कर सकता। इट मीन्स ये आपका समझता है, जो आपका नाइव बेस्ड एल्गोरिथम है ये एज्यूम कर लेता है, ये मानता है कि सारे जो है वो इंडिपेंडेंट है, आपस में उनका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये सबको इंडिपेंडेंट मानकर ही आपकी प्रोबेबिलिटी लगाता है, ये सबको इंडिपेंडेंट मानता है और तभी प्रोबेबिलिटी लगाता है। दैट्स वाई आपकी कोई भी रिलेशनशिप फाइंड नहीं करता उनके बीच में, फीचर्स के बीच में। और एक ये है, ये जीरो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम इसमें ऑकर हो जाती है आपकी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज योर जीरो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। एक्चुअली अगर आप फॉर एग्जांपल लो, मान के चलो आप एक मेल फिल्टरिंग कर रहे हो, अगर आप फिल्टरिंग का काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपने उसमें क्या करा, आपने कहा एक जगह कि ये स्पैम एक मेल है और ये स्पैम नहीं है, ठीक है, एक स्पैम है और स्पैम नहीं है, आपने ये एक बना दिया, ठीक है। अब आप कहो कि अगर आप टाइम जोन की यहाँ पे ले लो कि आप टाइम जोन डिफरेंट डिफरेंट जगह के हिसाब से वर्क करो, तो आपने एक यूएस लिया और मान लो एक आप यूरोप ले लो, तो आपने यूएस में अगर आपने देखा उसका स्पैम, तो मान लो वो 10 बोले और ना होने की प्रोबेबिलिटी मान लो 5 गए। यूरोप की अगर आप बात करो तो वहां पे 0 और 0 हो जाए। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे कि आप टाइम जोन मान लो आप यूरोप का सॉल्व कर रहे हो, यूरोप का टाइम जोन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें यूरोप का अगर आप टाइम जोन कंसिडर कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम इज, अगर स्पैम की अगर मुझे निकालनी, स्पैम इज इक्वल टू यस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअली 0/10 हो जाएगा। तो मतलब वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपकी यही एक्चुअली जीरो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम है कि आपका आंसर 0 ही आ जाए। समझ रहे हो, मतलब कि इस केस में भी 0 और नो के केस में भी 0। तो आप क्या बोलोगे, उसको यस में डालोगे कि नो में डालोगे। जब आपको दोनों ही 0 दे रहे हैं तो आप उसको यस में डालो या नो में डालो। दैट्स योर जीरो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू।